नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और ये एक कहानी आपके लिए जिसका नाम है आप जानते हैं। लेखक हैं श्री रमेश उपाध्याय। आप जानते हैं, मैं जागते में भी सपने देखता हूं। ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। दुनिया में असंख्य लोग हैं जो उठते बैठते, चलते फिरते, कामकाज करते या खाते पीते भी सपने देखते हैं, एकदम खुली आंखों से। नई या अनोखी और मेरे लिए मुसीबतें पैदा करने वाली बात यह है कि जो सपने मैं देखता हूं, औरों को भी मेरी आंखों में साफ झिलमिलाते दिखाई देते हैं। आप सोच सकते हैं इससे मुझे कितनी और कैसी कैसी परेशानियां होती होंगी। आंखें मूंदकर सोते समय आप सपने में कुछ भी देखें, आप ही देखते हैं। जब तक आप बताएं नहीं कि रात को सपने में आपने क्या देखा, कोई जान ही नहीं सकता कि आपने क्या देखा। और ये पूरी तरह आपकी मर्जी पर है कि आप दूसरों को अपने सपने सुनाएं या ना सुनाएं। यह भी हो सकता है कि आप उन्हें सेंसर करते हुए मनचाहे ढंग से सुनाएं या मनमाने रूप में कुछ मिर्च मसाला डालकर। किसी को क्या पता कि आपने वास्तव में क्या देखा, और फिर पूरे के पूरे सपने याद भी कहाँ रहते हैं। याद रह भी जाएं तो आप इस जानकारी के लाभ में रहते हैं कि सपने तो सपने हैं, कहीं से भी शुरू और कहीं भी खत्म हो सकते हैं, या अचानक आंख खुल जाने पर टूट सकते हैं, अधूरे ही रह जा सकते हैं। आप अपने सपने का अप्रिय अंश नहीं सुनाना चाहते तो आराम से कह सकते हैं कि इसके बाद आंख खुल गई। अब मेरी समस्या पर विचार कीजिए। मान लीजिए आप मेरे पड़ोसी हैं और मैं आपसे मौसम, महंगाई, राजनीति या नए मॉडल की किसी कार के बारे में बात कर रहा हूं, और आप मेरी आंखों में देखते हैं कि आपकी सुंदर पत्नी या जवान बेटी किसी बाग बगीचे के एकांत में मुझसे प्यार की बातें करती हुई मेरे साथ घूम रही है। सोचिए आपकी क्या दशा होगी और आप मेरी क्या दशा कर डालेंगे। हो सकता है आप किसी डर, शर्म या संकोच के कारण मुझसे कुछ ना कहें, लेकिन अपने घर जाकर अपनी सुंदर पत्नी या जवान बेटी की हत्या कर दें। क्या यह संभव है? नहीं ना। तो सोचिए कि जागते में सपने देखना कितना खतरनाक है, मेरे लिए ही नहीं, औरों के लिए भी। इसीलिए आप जानते हैं, मैं किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करना तो दूर, आंख मिलाकर भी बात नहीं करता। आंखें झुकाकर चलता हूं और नजरें चुराकर बात करता हूं। नतीजा ये कि चलते हुए कदम कदम पर टकराता हूं, लोगों से, वाहनों से, खंभों से, दरवाजों और दीवारों से। और बात करते हुए दब्बू, झेपू, कायर या बदतमीज माना जाता हूं। सोचिए कितनी भारी समस्या है, लेकिन यह तो समूची समस्या का 1000वां अंश भी नहीं है। आप मेरी समस्या की विकटता और विराटता का कुछ अनुमान लगा सकें, इसके लिए मैं आज ही की एक घटना आपको सुनाता हूं। क्या हुआ कि सुबह काम पर जाते समय मैं किसी से टकरा गया। अब चूंकि मैं आंखें झुकाकर चलने के कारण कदम कदम पर टकराता हूं, इसलिए यह कोई नई बात नहीं थी। टकरा जाने पर मैं तुरंत खेद प्रकट कर देता हूं और आंख उठाकर यह देखे बिना ही कि मैं किससे टकराया था, आगे बढ़ जाता हूं। यहां तक कि जब किसी कारवार से टकराकर गिर पड़ता हूं, तब भी आंख उठाकर नहीं देखता। यही कारण है कि सैकड़ों बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकने पर भी मैंने आज तक ना तो किसी से झगड़ा किया है, ना किसी वाहन का नंबर नोट करके किसी से कोई शिकायत की, और ना ही कहीं से कोई मुआवजा मांगा है। आप जानते हैं, ऐसा करने के लिए नजर उठाकर बात करना बहुत जरूरी है, जो मैं नहीं कर सकता। इसलिए टकराने में अपना दोष न होने पर भी मैं मान लेता हूं कि मैं ही दोषी हूं और खेद प्रकट करके आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सका। टकराते ही एक सुखद, कोमल स्पर्श का, एक जानी पहचानी सुगंध का, और जो रंग मुझे विशेष रूप से प्रिय है, उसी नीले रंग की साड़ी की सरसराहट का अनुभव हुआ। आंखें झुकाए झुकाए खेद प्रकट करके आगे बढ़ जाने के बजाय मैंने नजर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। एक अद्भुत रूप से सुंदर स्त्री मेरे सामने थी, और आश्चर्य, वो भी अंधे हो, देखकर नहीं चलते।
या ऐसा ही कुछ और कहकर आगे बढ़ जाने के बजाय मुझे देखती रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मन के भीतर एक पुरानी गजल का कोई टेप चालू हो गया है। दिल मेरा कहता है मुझसे, मैं कभी ऐसा करूं, सामने तुझको बिठाकर देर तक देखा करूं। उधर वो भी मुस्कुरा रही थी, बल्कि खिलखिला रही थी, और किसी पुरानी गायिका के गाए दादरा की नकल करते हुए मुझसे मजाक कर रही थी। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए रे। वो सुबह के पीक आवर्स का समय था। हम विपरीत दिशाओं से सड़क पार करते हुए सड़क के ठीक बीचों बीच टकराए थे और एक दूसरे को देखते हुए ठिठक गए थे। पता नहीं कितनी देर हम यूं ही ठिठके रहे। पैदल सड़क पार करने वालों के लिए हुई हरी बत्ती ना जाने कब लाल हो गई और वाहनों के लिए हुई लाल बत्ती ना जाने कब हरी। हमें होश तब आया जब वाहनों के हॉर्न चीख चीख कर हमसे हट जाने और भाग जाने के लिए कहने लगे। होश आते ही हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक तरफ को भागे और पल भर में सड़क पार कर गए। आप जानते हैं ये एकदम फिल्मी सिचुएशन है। आपको ही क्यों, किसी को भी लग सकता है कि हम कोई बिछड़े हुए प्रेमी थे जो आज अचानक टकरा गए थे। लेकिन आपका ये अनुमान सही नहीं है। मेरा तो कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं। होता कैसे? जिसकी ओर भी आंख उठाकर देखा उसी ने मेरी आंखों में कोई ना कोई सपना देख लिया और तब कोई घबराकर पीछे हट गई, किसी ने घृणा से मुंह फेर लिया, कोई डरकर भाग खड़ी हुई, कोई एकदम आग बबूला होकर चीखने चिल्लाने लगी। किसी को देर तक देखने की तो बात ही क्या, किसी के साथ तनिक सी देखा देखी भी नहीं हो पाई। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि टकराने के बाद हम विपरीत दिशाओं में अपने अपने काम पर चले जाने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक तरफ को भागे? हुआ ये कि उससे टकराने के बाद ज्यों ही मैंने नजर उठाकर देखा, उसकी आंखों में मुझे वही सपना झिलमिलाता दिखाई दिया जिसे मैं उस समय देखता चल रहा था। सपना क्या था ये बाद में बताऊंगा। पहले आप इस संयोग पर विचार कीजिए कि सड़क पर अचानक टकरा जाने वाले दो व्यक्ति एक ही सपना देख रहे हैं। अद्भुत संयोग है ना? और ऐसा अद्भुत संयोग क्या दोनों व्यक्तियों को सामान्य रहने देगा? क्या वे चकित होकर एक दूसरे को देखते नहीं रह जाएंगे? क्या वे इस अद्भुत संयोग का कारण नहीं जानना चाहेंगे? बस यही कारण था कि टकराने के बाद हम विपरीत दिशाओं में अपने अपने काम पर चले जाने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक तरफ को भागे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पल भर में सड़क पार कर गए। फुटपाथ पर जा खड़े होने के बाद भी हम एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे और हमने फिर एक दूसरे की आंखों में देखा। ध्यान से देखने पर हमने पाया है कि जहां तहां छोटे मोटे डिटेल्स में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर सपना समान है। हम एक ऐसे घर का सपना देख रहे थे जिसमें आंधी पानी, लू धूप और बर्फ बारिश से बचाने वाली जगहें तो होंगी, लेकिन हमें घेर कर बाकी दुनिया से अलग कर देने वाली दीवारें नहीं होंगी। उस घर में समय के अनुसार जरूरी सभी चीजों के लिए जगह होगी, लेकिन ऐसी किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं होगी जिसके लिए दूसरे लोग तरसें, ललचाएं, हमसे ईर्ष्या करें और उस चीज को हमसे छीनने के लिए हमें मार डालने की सोचें। सिर्फ खरीदने के लिए खरीदी जाने वाली चीजों के लिए हमारे घर में कतई कोई जगह नहीं होगी। हमारे घर में पुस्तकें पढ़ने के लिए होंगी और भाषाएं बोलने के लिए, दूसरों को प्रभावित या आतंकित करने के लिए नहीं। दूर संचार के साधन एक तरफा नहीं, दो तरफा होंगे, जिनका उपयोग संवाद करने के लिए किया जाएगा, निरर्थक गपशप करने या सौदे पटाने के लिए नहीं। एक दूसरे की आंखों में अपना अपना सपना देखकर हमें खुशी हुई। आप जानते हैं, ऐसे अवसरों पर होने वाली खुशी का वर्णन करने के लिए लोग खुशी के साथ बड़ी, बहुत, अत्यधिक या अपार जैसे विशेषण लगाते हैं। मैंने कोई विशेषण नहीं लगाया है, इसीलिए कि ये हमारे जीवन की पहली और इकलौती खुशी थी जिसको तुलनात्मक दृष्टि से नाप जोख कर विशेषित करने का प्रश्न ही नहीं था। उसका अनुभव क्या रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे पहले मेरा अनुभव ये रहा था कि मेरी आंखों में झिलमिलाता हुआ मेरा ये सपना देखकर लोग मुझे हैरानी से घूरने लगते थे।
वे शायद मुझे जेल, अस्पताल या पागल खाने भेजने के बारे में सोचने लगते थे। उनकी आंखों का ये भाव देखकर मैं आतंकित हो जाता था और जान बचाकर भाग खड़ा होता था। कहीं किसी को मेरी आंखों में सपना ना दिख जाए, इसी डर से मैं सिर झुकाकर चलता था और नजर नीची रखकर बात करता था। यह तो मेरे साथ पहली ही बार हो रहा था कि मुझे मेरा सपना किसी और की भी आंखों में दिखाई दे रहा था और वो मेरी ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कैसा रहे अगर आज हम अपने अपने काम पर ना जाएं और मस्ती से घूमे फिरे? मैंने प्रस्ताव किया और उसने खुश होकर स्वीकार कर लिया। आओ पहले कहीं चलकर चाय पीते हैं। हाँ ये ठीक है, उसने कहा और मेरे साथ चल दी। न उसने पूछा न मैंने कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आदि आदि। फिर भी चाय घर तक पहुंचने तक हम लगातार बातें करते रहे। आप जानते हैं, बातचीत के लिए साझे संदर्भों का होना जरूरी है और सचमुच की बातचीत के लिए मौसम, महंगाई, राजनीति या किसी नए मॉडल की कार जैसे साझे संदर्भ बेकार होते हैं। हमारे साझे संदर्भ बेकार नहीं थे और हमारी बातचीत सचमुच बातचीत थी। उसने कहा, मैं अपने बच्चों को अब बिल्कुल नहीं समझ पाती। मेरी भाषा तो उन्होंने स्कूल जाना शुरू करते ही बोलना बंद कर दिया था। अब अंग्रेजी भी ऐसी बोलने लगे हैं जिसकी शब्दावली मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। उनके बोले हुए शब्द डिक्शनरी में ढूंढे नहीं मिलते। उनके हर वाक्य में 2-4 एब्रिविएशन होते हैं जिसका मतलब मैं उनसे पूछकर भी नहीं जान पाती। मैं आदेशों और उपदेशों में यकीन नहीं रखती। उनसे संवाद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूं? संवाद तो दूर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरा उनसे कोई संबंध भी नहीं रह गया है। मैं भी सार्थक संवाद में विश्वास करता हूं, लेकिन देखता हूं कि लेखक की स्थिति अब आत्मालाप या एकालाप करने वाले की हो गई है। पहले मुझे लगता था कि लिखकर करूं या बोलकर। मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं और वे मेरे सामने बैठे हुए मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, बीच बीच में अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, कभी तालियां बजाकर तो कभी गालियां देकर। तब मुझे लगता था कि मैं चल रहा हूं, तेजी से आगे बढ़ रहा हूं और मुझसे प्रेरित प्रभावित एक विशाल जनसमूह मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि कोई मेरे आगे है न पीछे, और इस अकेलेपन में मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं। मैं समझ सकती हूँ, तुम जिनसे संवाद करना चाहते हो उनकी भी भाषा उसी तरह बदल गई है जिस तरह मेरे बच्चों की भाषा। फिर बीच में ऐसे माध्यम आ गए हैं जिन पर तुम्हारा कोई वश नहीं। वे एक तरफा भी हैं। तुम्हें पढ़ने या सुनने वाले तुमसे दूर पता नहीं कहाँ होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं भी तुम तक मुश्किल से ही पहुंचती हैं, सो भी तत्काल और अपने मूल रूप में नहीं। हाँ, और जो माध्यम एक तरफा नहीं हैं वे भी तुम्हारे नियंत्रण में कहाँ हैं। तुम टेलीफोन पर बात कर रही होती हो कि अचानक लाइन कट जाती है, या टेलीफोन डेड हो जाता है, या कई लाइनें मिल जाती हैं और एक साथ आती हुई कई आवाज़ों के घपले में तुम हेलो हेलो करती रह जाती हो। चाय घर में जाकर हम एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आमने सामने बैठने जैसी एक सामान्य स्थिति भी इतनी उदात्त और आह्लादकारी हो सकती है। मुझे लगा आज मुझे वो मिल रहा है जो मैं सदियों से चाहता रहा हूं और नहीं पाता रहा हूं। लेकिन उसके सामने बैठकर मैंने उसकी आंखों में देखा तो पाया कि घरवाले सपने में काफी परिवर्तन हो चुका है। सपना घर का ही है, लेकिन बहुत बदला हुआ। मैंने देखा कि हम दोनों घर की तलाश में भटक रहे हैं। कोहरा छाया हुआ है और दिशाओं की जगह हर जगह दिग्भ्रम है। पैरों के नीचे कोई सड़क, रास्ता या पगडंडी भी नहीं। बंजर सी जमीन है और उस पर चमकीली भड़कीली दुकानों का जंगल उगा हुआ है। दुकानों पर बड़ी भीड़ है, लेकिन ये भीड़ उन ग्राहकों की है जो चीजें अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की देखा देखी सिर्फ खरीदने के लिए खरीदते हैं। हमें अपने घर की तलाश है, लेकिन घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता हमारे बच्चे दुकानों के उस जंगल में भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हें पुकार रहे हैं, घर चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वे कानों में ईयरफोन लगाए कोई तेज और शोर भरा विदेशी संगीत सुन रहे हैं।
हमारी पुकार नहीं। सपने में दृश्य बदलता है और दुकानों का जंगल अदृश्य हो जाता है। अब हम किसी देहाती इलाके में कच्ची भीतों और टूटे छप्परों वाले घरों के बीच से गुजरते हुए अपना घर खोज रहे हैं। हम थक गए हैं और चाहते हैं कि कुछ खाने पीने को मिल जाए, लेकिन पूछताछ करने पर पता चलता है कि यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, अन्न पानी कुछ भी नहीं है। और हमारी परेशानी ये है कि हमारे घर जाने वाला रास्ता इस अकाल और भुखमरी के बीच से ही होकर जाता है। आप जानते हैं कि ऐसी यात्रा, यदि आप इसे यात्रा कह सकें, कितनी कठिन और त्रासद होती है। आप चलते कम और भटकते अधिक हैं, इसीलिए थकते भी अधिक हैं। भटकन और थकान के अलावा निराशा भी इतनी अधिक होती है कि आप रुक जाने, गिर जाने, पड़ जाने और मर जाने की सोचने लगते हैं। तब आप चाहे ईश्वर को माने या ना माने, प्रार्थना करने लगते हैं कि कोई साथी मिल जाए। चाय घर में उसके साथ चाय पीते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। घर का रास्ता बड़ा कठिन और भयंकर है, लेकिन उसकी खूबसूरती ये है कि उस पर हम दोनों साथ चल रहे हैं। चाय पीते हुए मैंने उससे पूछा, ये सपना तुम कब से देख रही हो? जब से बच्चों ने मुझे गरीब देश की पिछड़ी हुई स्त्री समझना शुरू किया और नौकरानी की तरह मुझसे काम लेते हुए मुझे स्टूपिड वुमन कहना शुरू किया। और तुम? जब से मुझे लगा कि ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े हो रहे हैं, त्यों-त्यों मेरा घर मेरा नहीं, पराया सा होता जा रहा है। मैंने सोचा था अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा और स्वयं उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार दूंगा। अच्छी शिक्षा दिलाने का मतलब था उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले महंगे पब्लिक स्कूल में डालना। शायद यही मुझसे गलती हो गई। वे समझने लगे कि हम देश के 10% धनी लोगों में से हैं और हमें शेष 90% लोगों को अपना नौकर या गुलाम समझते हुए उन्हें हिकारत की नज़र से देखने का अधिकार है। जब उन्होंने देखा कि मैं नौकरों या गुलामों की भाषा में लिखता हूं और उन्हीं की भाषा बोलता हूं, तो वे मुझे हिकारत की नज़र से देखने लगे। वे चाहने लगे, बल्कि मांग करने लगे कि मैं अंग्रेजी सीखूं, अंग्रेजी बोलूं और अंग्रेजी में ही लिखूं। जब मैंने कहा कि ये संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी भाषा में लिखो, लेकिन देश के 10% धनी लोगों के काम की चीजें लिखो, ताकि पैसा मिले, प्रसिद्धि मिले और प्रसिद्धि को भुनाकर और ज्यादा पैसा मिले। ये क्या कि तुम दिन रात मेहनत करके लिखते हो और अपनी रचनाएं ऐसी पत्रिकाओं में भेज देते हो जो 1500 छपती हैं और पारिश्रमिक भी नहीं देती। वे मुझे मूर्ख या पागल समझने लगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी सी फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकती, जितनी बोलती हूं उससे भी उच्चारण की गलतियां करती हूं। तो उनके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं रहा। जब वे बड़े होने लगे और मैं उनसे कहने लगी कि सादा खाओ, सादा पहनो और घर के काम काज में मेरा हाथ बटाओ, तब तो मैं उन्हें बहुत ही बुरी लगने लगी। मैं उन्हें अपनी पसंद का खाने पहनने दूं, आज़ादी से घूमने फिरने दूं, कोई काम करने को ना कहूं और स्वयं उनके लिए नौकरी करूं और घर के भी सारे काम करती रहूं। ये सब मेरा कर्तव्य है और उनका अधिकार। मगर मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि जब मैं अपने काम पर से थकी हुई लौटूं तो उनसे एक कप चाय बनाने को भी कह सकूं। क्या चाय बनाना उनका काम है? क्या वे मेरे नौकर हैं? नहीं, मैं हूं उनकी नौकरानी और पैसा कमाकर लाने वाली मशीन। हाँ, वे मुझे भी सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, सो भी बहुत पुराने मॉडल की, बिल्कुल ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी वाली। अब वे बड़े और मुझसे ज्यादा समझदार हो गए हैं। कहते हैं प्रिंट मीडिया का जमाना गया, लिखना ही है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखो, पुराने टाइपराइटर को फेंको, कंप्यूटर ले लो, किताबें पढ़ने की पुरानी आदत छोड़ो, इंटरनेट पर सर्फिंग करो। मेरा नई चीज़ों से कोई विरोध नहीं है, मेरा बस चले तो मैं आज ही कंप्यूटर ले लूं, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं, डाका डालूं या कोई घोटाला करूं? मेरा ये सवाल सुनकर वे शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, कर सकते हो, ये दिखाने के लिए एक आध कर डालो। ऐसी बातें सुनकर मैं सोचता हूं
ये घर अब मेरा नहीं। मैंने तो सोच लिया है, अब मैं भी उनकी परवाह नहीं करूंगी। पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब जाएं और अपना कमाए खाएं। हाँ, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन सुनो, तुम सड़क पर सिर झुकाकर क्यों चलते हो? क्या तुम्हें अपने नए घर के सपने पर शर्म आती है, या डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे? हाँ, डर लगता है। मैंने कुछ देर चुपचाप सोचते रहने के बाद कहा, मैं अपने सपने नींद में नहीं, जागते में देखता हूं ना। ऊपर से दिक्कत यह है कि मेरे सपने दूसरों को भी मेरी आंखों में दिखाई दे जाते हैं। उन्हें देखकर वे मुझे जेल, अस्पताल या पागल खाने भिजवाने की सोचने लगते हैं। हालांकि उनमें से भी ज़्यादातर ऐसे हैं जो मेरी और तुम्हारी तरह अपने अपने घरों में पराए और अजनबी हो चुके हैं और उन्हें नए घर की ज़रूरत है। फिर भी उन्हें न जाने क्यों नए घर के सपने से डर लगता है, और मुझे इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो अब तुम क्या करोगे? सोचता हूं सप्ताह में कम से कम एक दिन इसी तरह राह चलते किसी से टकरा जाया करूं और मस्ती से घूम फिरकर पूरा दिन बिताने के बाद घर जाया करूं। आइडिया बुरा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब हमारे बच्चे हमारी कमाई के बल पर अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीना अपना अधिकार समझते हैं, तो अपनी कमाई के बल पर हम भी तो 2-4 दिन अपने ढंग से जी ही सकते हैं ना। चलो अब यहां से बाहर निकलें और थोड़ा घूम फिर लें। हाँ, चलो। हम चाय घर से निकले और ये सोचे बिना कि हमें किधर जाना है, एक तरफ को चल पड़े। मुझ में पता नहीं क्यों और कैसे इतना साहस आ गया था कि अब मैं सिर झुकाकर नीचे देखते हुए नहीं, बल्कि सिर उठाकर सामने देखते हुए चल रहा था। आप जानते हैं, दिल्ली जैसे आधुनिक शहर और आज के उत्तर आधुनिक समय में भी ये घटना अविश्वसनीय मानी जाएगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने अपने काम पर जाते हुए 2 अधेड़ और बाल बच्चेदार स्त्री पुरुष इस तरह अचानक टकरा जाएं और नौजवान प्रेमियों की तरह छुट्टी मारकर मस्ती से घूमे फिरें। इसलिए मैं इस सत्य घटना के वर्णन को कहानी का रूप देकर समाप्त करूंगा। आपको झटका देने के लिए नहीं, बल्कि कहानी को एक खूबसूरत मोड़ देने के लिए बता दूं कि आज जिससे मैं टकराया था वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। वैसे मेरा ख्याल है कि आप इस बात को शुरू से ही जानते हैं, है ना?